की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के रेगिस्तान में। टोनी स्टार्क एक मिलिट्री कॉन्वॉय के साथ ट्रैवल कर रहा होता है। मस्ती, जोश, कॉन्फिडेंस, उसे लगता है दुनिया उसकी जेब में है। तभी अचानक बूम, हर तरफ फायरिंग, ब्लास्ट, स्मोक। एक एक करके सोल्जर जो टोनी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं मारे जाते हैं। टोनी किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलता है और तभी उसके सामने गिरता है एक मिसाइल जिसपे उसी की कंपनी का लोगो है। टोनी बचने की कोशिश करता तो है, लेकिन ब्लास्ट के शार्पनर उसके सीने में घुस जाते हैं और टोनी स्टार्क बेहोश हो जाता है। कहानी शिफ्ट होती है 30 घंटे पहले। लास वेगस में एक हाई प्रोफाइल अवार्ड सेरेमनी चल रही है। यहाँ स्टार्क इंडस्ट्री की लेगेसी बताई जा रही है कि कैसे ये कंपनी दशकों से मिलिट्री टेक्नोलॉजी का सेंटर रही है। कंपनी शुरू तो की थी टोनी के पिता ने, लेकिन टोनी स्टार्क ने उसे दुनिया की सबसे पावरफुल हथियार बनाने वाली कंपनी बना दी है। तभी टोनी स्टार्क को अवार्ड अनाउंस होता है, लेकिन टोनी वहाँ नहीं होता। उसकी जगह स्टेज पर आता है ओबेडाया स्टेन, जो बोलता है टोनी काम में इतना बिजी था कि वो अवार्ड लेने तक नहीं आया। अगले ही सीन में टोनी स्टार्क एक कसिनो में है। जुआ, ड्रिंक्स, लाउड म्यूजिक, लड़कियाँ, ये है टोनी की असली दुनिया। उसका दोस्त रोडी अवार्ड लेकर आता तो है। टोनी कैजुअली अवार्ड लेता भी है, लेकिन बाहर जाते वक्त रैंडम आदमी को दे देता है, जैसे अवार्ड की कोई वैल्यू ही नहीं है। बाहर एक रिपोर्टर टोनी का इंटरव्यू लेती है। उससे मर्चेंट ऑफ डेथ और द विंसी ऑफ वेपन्स बोलती है। तब पहली बार टोनी थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, पीस का मतलब होता है दूसरे से ज़्यादा पावरफुल होना। जो रिपोर्टर टोनी को अपनी जगह दिखा रही थी, वही रिपोर्टर अगले ही सीन में टोनी के साथ उसके बेडरूम में होती है। ये पूरा सीक्वेंस एक ही चीज़ क्लियरली दिखाता है, टोनी स्टार्क को अपनी लाइफ, अपनी पावर और अपने वेपन्स के कोसिक्वेंसेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगली सुबह पेपर पॉट्स यानी टोनी की पर्सनल असिस्टेंट और कंपनी की बैकबोन रिपोर्टर की कपड़े धुलवाती है और उसके लिए कार अरेंज करवाती है। इधर टोनी अपने स्पोर्ट्स कार पर जारविस के साथ काम कर रहा होता है। जारविस यानी एक एआई जो टोनी की इंटेलिजेंस का एक्सटेंशन है। उसके बाद टोनी अपने प्राइवेट जेट में रोडी के साथ जेरिको मिसाइल के डेमो के लिए जाता है। प्लेन के अंदर भी पार्टी, डांसर, म्यूज़िक, यानी लाइफस्टाइल वही, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर होता है जेरिको मिसाइल का डेमो। मिसाइल लॉन्च होती है और एक ही स्ट्राइक में पूरा एरिया तबाह कर देती है। मिलिट्री पूरी इम्प्रेस्ड हो जाती है। जैसे ही डेमो ख़त्म होता है, सीन वही आ जाता है, किडनैपिंग। फिर टोनी की आँख खुलती है एक अंधेरी गुफा में। उसके सीने में एक डिवाइस लगा होता है जो एक कार के बैटरी से कनेक्टेड है। उसके सामने खड़ा होता है यानसिन। यानसिन बताता है टोनी के सीने में जो शार्पनर घुसे है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट उसे उसके दिल तक पहुंचने से रोक रहा है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तब टेररिस्ट आते हैं। उनके पास वही वेपन्स होते हैं जो टोनी ने बनाए थे। वो टोनी को बोलते हैं जेरिको मिसाइल बनाने के लिए। टोनी मना कर देता है। टॉर्चर, डर में भी टोनी अड़ा ही रहता है। पर जब यानसिन टोनी को बताता है, तुम्हारा दिमाग यहाँ मरने के लिए नहीं बना, तब टोनी प्लान बनाता है। वो सामान मंगाता है। टोनी कबाड़, मिसाइल पार्ट्स और स्क्रैप से जेरिको नहीं, एक छोटा आर्क रिएक्टर बना देता है। ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं, टोनी स्टार्क का रीबर्थ है। टोनी यानसिन की मदद से एक मेटल सूट बनाना चालू करता है, लेकिन भागते वक्त यानसिन खुद को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि टोनी जिंदा रह सके। यानसिन मरते हुए बोलता है, डोंट वेस्ट योर लाइफ। और उसके बाद टोनी सूट पहनता है, हथियार एक्टिवेट करता है और वहाँ रखे सारे हथियार तबाह कर देता है। सूट डैमेज तो होता है, लेकिन फिर भी टोनी उसकी मदद से वहाँ से दूर उड़ जाता है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा पाता। डैमेज्ड सूट की वजह से रेगिस्तान में उसकी क्रैश लैंडिंग हो जाती है। थोड़ी देर में यूएस आर्मी आती है। रोडी टोनी को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। टोनी स्टार्क घर वापस आ चुका होता है, लेकिन अब वो पहले जैसा टोनी स्टार्क नहीं रहा। अफ़गानिस्तान के रेस्क्यू के बाद टोनी अमेरिका वापस आ जाता है। मीडिया, रिपोर्टर्स, कैमरा, सबको लगता है टोनी वही पुराना केयरलेस बिलियनियर होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोनी एक लाइन बोलता है, स्टार्क इंडस्ट्री अब हथियार नहीं बनाएगी। पूरा हॉल में सन्नाटा। बोर्ड मेंबर्स शॉक में, मिलिट्री कंफ्यूज और एक आदमी गुस्से में, ओबेडाया स्टेन। यहीं से मूवी का रियल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। फिर उसके बाद टोनी अपने बेसमेंट में चुपके से काम कर रहा है। वही क्रूड सूट जो उसने गुफा में बनाया था, अब वो उसका एडवांस वर्जन बना रहा होता है। यहीं से आता है मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 का एवोल्यूशन। फ़्लाइट के टेस्ट में टोनी ऑलमोस्ट फ्रीज हो जाता है और समझ जाता है हायर एल्टीट्यूड में फ़्लाइट के लिए आइसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा।
और इसीलिए वो अपना सूट गोल्ड टाइटेनियम एलॉय से बनाता है और आयरन मैन का आइकॉनिक रेड गोल्ड लुक यहीं से आता है। फिर टोनी न्यूज़ पर देखता है जबकि टोनी ने अपने हथियार डिवीज़न बंद किया था, फिर भी उसके हथियार इंक्लूडिंग जेरिको टेररिस्ट को मिल रहे हैं। टोनी सूट पहनता है और अफ़गानिस्तान वापस जाता है। जोगा उसकी कंपनी के हथियारों से बर्बाद हुआ था उसे प्रोटेक्ट करता है। यही पहली बार दुनिया देखती है आयरन मैन सिर्फ एक मशीन नहीं, प्रोटेक्टर है। इल्लीगली बेचे जाने वाले हथियारों की वजह से टोनी को शक होता है कि उसी की कंपनी का कोई हथियार बेच रहा है। वो पेपर की मदद से ओबेडाया के कंप्यूटर से फाइल्स निकलवाता है और रिवील होता है कि ओबेडाया बाहर से टोनी का मेंटोर लगता है, लेकिन अंदर से वो सिर्फ पावर चाहता है। ओबेडाया सीक्रेटली टेररिस्ट से डील कर रहा है। टोनी को किडनैप करने का ऑर्डर भी उसी ने दिया था, पर टेररिस्ट टोनी को मारने की बजाय उसका दिमाग यूज़ करना चाहते थे। ओबेडाया टेररिस्ट से टोनी का बनाया हुआ क्रूड सूट चुरा लेता है। उसे रिवर्स इंजीनियर करके वो एक जायंट आर्मर सूट बनाता है जिसका नाम है आयरन मंगोर। प्रॉब्लम सिर्फ एक होती है कि सूट को चलाने के लिए आर्क रिएक्टर चाहिए। ओबेडाया टोनी के घर आता है, अपनी फ्रेंडली बातों में फंसाकर और पैरालाइज डिवाइस की मदद से टोनी को पैरालाइज कर देता है। टोनी हिल नहीं पाता। ओबेडाया टोनी के सीने का आर्क रिएक्टर निकाल लेता है। टोनी ऑलमोस्ट मरने वाला होता है, पर किसी तरह से पुराना आर्क रिएक्टर लगाकर टोनी बच जाता है। अगले ही सीन में पेपर शील्ड को लेके ओबेडाया के पास उसको अरेस्ट करने आती है, पर ओबेडाया आयरन मंगोर सूट पहनता है और एक एक करके शील्ड एजेंट्स को मारने लगता है। वो पेपर को भी मारने ही वाला होता है, तभी टोनी अपना आयरन सूट पहनकर वहाँ आता है। दोनों में बहुत तगड़ी फाइट होती है, पर पुराने आर्क रिएक्टर की वजह से टोनी की पावर ख़त्म होने लगती है। पर अपने दिमाग का इस्तेमाल कर टोनी बिल्डिंग का बड़ा आर्क रिएक्टर ब्लास्ट कर देता है और आयरन मंगोर यानी ओबेडाया मर जाता है। दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब कवर करने के लिए शील्ड ने टोनी को बोलने के लिए बोला होता है कि आयरन मैन कोई और नहीं बल्कि उसका बॉडीगार्ड रोबोट था और खुद टोनी इन सब से कहीं दूर अपनी बोट पर था। पर टोनी माइक के सामने आता है, थोड़ा सोचता है और बोलता है कि सच तो ये है, मैं ही आयरन मैन। तो ये थी आयरन मैन की कहानी जो अभी पूरी नहीं हुई है। पर आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय।